हेलो एवरीवन, इट्स लेक्चर नंबर 26 और हम यूनिट नंबर 4 पे हैं। और जो इंडिया में जो लॉज और एक्ट्स हैं, ओके, उन पे बात कर रहे हैं। एक ईयर था मेरे ख्याल से 2017-18 के आसपास, शायद 18 या 19 के आसपास, जहाँ पे 6 क्वेश्चन अकेले इस टॉपिक से आए थे। जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जो कि ज़्यादा डोमिनेट, मतलब ये कह लें कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर इन्वायरमेंट में आपको हर चैप्टर पे इक्वल इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेक्चर नंबर 26 में देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। कुछ एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स वगैरह जो है उनसे जुड़े हुए जितने भी एक्ट्स या रूल्स आए हैं या जो अमेंडमेंट हुए हैं उनकी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। ये वो टेलीग्राम चैनल्स हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब से आप देख लो स्क्रीन पे, जहाँ पे आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स। ओके, यूट्यूब्स पे आपको मेरे करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है जो मैं आपको वहाँ देता हूँ। सो स्टे ट्यून विथ मी। इंस्टाग्राम वगैरह पे भी शॉर्ट रील्स होते हैं, फेसबुक पेजेस और टेलीग्राम चैनल्स जहाँ पे आपको मेरे सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। ओके, सो इट्स अ यूनिट नंबर 4 और चैप्टर नंबर 11 और उसका ये पार्ट 2 है। ओके, सो चैप्टर 11 में हम पार्ट 2 पे बात कर रहे हैं। पार्ट 1 हमने पीछे के लेक्चर में बात कर लिया है और ये वीडियोस अपलोड भी हैं जो आपको दे दिए गए हैं। ओके, इस बार इस टॉपिक में हम लोग जो बात करने वाले हैं ये आपके सामने है। मैंने बोला था सारा का सारा जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उस पर बात करेंगे, यानी पूरा जो वेस्ट मैनेजमेंट है उस पर बात करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। तो एक तो आपको वेस्ट मैनेजमेंट रूल में लगा है जहाँ पे दो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। एक तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन और वेस्ट मैनेजमेंट रूल, जो बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं। अब जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखो, हैदराबाद है ना, इन सब जगहों पे, बेंगलुरु, मैसिव एंड मैसिव कंस्ट्रक्शन चल रहा है लगातार। ओके, इनके भी जो वेस्ट बनते हैं, गॉट इट, इनके वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होगा। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो आपके शहरों के जो वेस्ट होते हैं, ये इनका वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होते हैं, ठीक है, से बात करेंगे। दुनिया में हम नंबर 3 पर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज में, तो उसका मैनेजमेंट हम कैसे कर रहे हैं। बायोमेडिकल वेस्ट भी एक मैनेजमेंट है, रूल है, उसके लिए भी लाए गए मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल लाए गए 1998 और 2016। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011, 16, 18, 22 और यहाँ पर 24 भी है, 2024 भी है। इसमें भी कुछ डिकम्पोजेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की बात हुई है 2024 में, वो मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ। तो 2024 भी है, यहाँ पर अपडेट है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस अ फर्स्ट टॉपिक जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट रूल के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर एक्चुअल में मैं आपको दो ही वेस्ट मैनेजमेंट रूल पढ़ाने वाला हूँ। एक तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वाला जो मैंने बोला, और दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट इज द म्युनिसिपल वेस्ट, जो होता है शहरों के अंदर जो वेस्ट होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट सबको पता है, इट्स अ लीडिंग मिनिस्ट्री इन इंडिया। 2016 में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल आता है और यहाँ पर इस रूल में ये होता है कि हम रिकवर करें, रिसाइकिल करें और रीयूज करें। ये 3 आर याद रखना, दिस थ्री आर है ना, जिनको अपनाया गया है। फाइन, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में रिकवर, रिसाइकिल और रीयूज। देखो नाम खुद ही बता रहा है कि जो वेस्ट वगैरह हो रहे हैं उनको फिर से रिकवर कर लिया जाए, उनकी रिसाइकिलिंग कर ली जाए, उन्हीं चीज़ से कोई दूसरा मटेरियल बना लिया जाए और फिर से उन्हीं की चीज़ों को यूज़ कर लिया जाए। आपने देखा होगा कभी कभी आपके घरों में जो पिताजी लोग होते हैं या आप में से कुछ लोग जो जानते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह निकलते हैं ना, पुरानी बिल्डिंगें गिराई जाती हैं, उनके ईंट साबुत निकाल लिए जाते हैं, जिनको फिर आगे चल के अगले प्रोडक्ट्स में अगले अगले घर के कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। या जो ईंट वीट खराब हो जाते हैं उनको तोड़ ताड़ के उनकी गिट्टियाँ बना ले रहे हैं और फिर उससे वो किसी जगह की फ्लोरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम रीयूज़ कहते हैं। इस तरीके से हम वेस्ट वगैरह जो जनरेट होता है उसको पुनः उपयोग में ला सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन और वेस्ट मैनेजमेंट रूल में यही है कि रिकवर, रिसाइकिल और यूज़ किया जाए, जैसे अल्टीमेटली एक एक्स्ट्रा वेस्ट ना प्रोड्यूस होने पाए उसको हम यूज़ कर लें। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो भी इस तरह के वेस्ट को जनरेट कर रहा है, ऑल जनरेटर्स मतलब जो वेस्ट को जनरेट करने वाला है, उसको सारे के सारे जो वेस्ट होंगे उनको 4 कैटेगरी में बांट दिया जाता है इस रूल के अकॉर्डिंग। ओके, और बांटना जरूरी है। उसमें क्या क्या आते हैं, तो जैसे कंक्रीट आते हैं, सॉइल्स आते हैं, स्टील आते हैं, वुड आते हैं, स्टील और वुड आता है, प्लास्टिक आता है, ब्रिक और मोटर आता है। इस तरह की चीज़ों को हमें डिवाइड करना होगा इस तरह के कंस्ट्रक्शन और
डिमोलिशन वाले जो वेस्ट होते हैं उनके लिए। और दूसरा एक कलेक्शन सेंटर होगा। ओके, इनको ले जाकर एक कलेक्शन सेंटर में या तो ले जाके देना होगा, और या तो फिर उस जगह पे ले जाना होगा जहां पर इनकी प्रोसेसिंग की जा सकती है। जो आपको बताऊंगा, शहर के आसपास जैसे एक एरिया होगा जहां पर सामान आके इकट्ठा होगा, इस तरह के बिल्डिंग की चीजें होंगी, या फिर उस जगह ले जाके दे दो जिनको फिर से प्रोसेस किया जा सके। और इनका भी एक समय होता है कि 1.5 साल या 2 साल, वो लेवल ऑफ वेस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस जगह, अब ये भी डिपेंड करता है कि शहर किस लेवल का है। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कोई महानगर है, कोई, मतलब अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन आपको बताऊं, इस तरह की चीजें जो सेग्रीगेट करना, इस तरह की चीजों को प्रबंधन करना भारत में कहीं है नहीं, सिर्फ एक ही जगह पे, वो है दिल्ली। पूरे देश में अगर देखा जाए तो सिर्फ दिल्ली ही ऐसी जगह है जहां पर इस तरह का मैनेजमेंट हो रहा है। और दिल्ली में जैसे एक तो बुरारी है और एक दूसरा है सहादरा, ये 2 ऐसी जगह हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट का प्रोसेसिंग हो रहा है। बाकी पूरे भारत में कहीं है नहीं। देखिए, नाम याद रखना, बुरारी एक दिल्ली में और दूसरा है सहादरा। तो यहीं पर है जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट है जो भारत में देखने को मिलेगा। देखना, ये सारे टॉपिक जो है फैक्चुअल है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया जो न्यू रूल्स है, ये मैंडेट किया गया कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स है और कॉन्ट्रैक्टर्स है, ठीक है, यानी जो सर्विस दे रहा है किसी जगह पर, और जो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, जिसके थ्रू आप कोई बिल्डिंग वगैरह या बनवा रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं, उसको फिलहाल रिमूव करना होगा और एक तरह से प्रिपेयर करना होगा जो बिल्डिंग वगैरह के जो वेस्ट है उसको किस तरीके से वो मैनेज कर रहा है। ठीक है, और जो भी चीजें हैं मैनेज की जा रही हैं वो 6 महीने के अंदर वहां पे मैनेज कर लेनी है। ठीक है, यानी जहां पर जो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट वगैरह बन रहा है, जिस दिन से जनरेट हुआ वहां से लगभग 6 महीने के अंदर, है ना, वेस्ट जनरेटेड इन द जुरिसडिक्शन विद इन द 6 मंथ, इस तरह को मैनेज कर लेना है। वेस्ट प्रोसेसिंग जो फैसिलिटीज है उसके लिए स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा, है ना, जो ऑथराइज होगा, ठीक है, इस तरह के वेस्ट वगैरह को। और ये किसी पर्टिकुलर जगह को एक बफर जोन की टाइप से डिसाइड करेगा कि लोग यहीं पर ले जाकर अपने वेस्ट वगैरह को डंप करेंगे। ठीक है, और उन एरियाज में किसी भी तरह कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, उन एरियाज को हम बफर जोन के नाम से जानेंगे। तो शहर में इस तरह के बफर जोन होंगे जहां पर ले जाकर हम अपने वेस्ट की रिसाइकलिंग करेंगे। और ये भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये जो कैपेसिटी है वहां पे मोर देन 5 टन ऑफ CND वेस्ट पर डे, है ना, की प्रोसेसिंग फैसिलिटी रखी जाएगी। मतलब हर दिन लगभग 5 टन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जो होगा जिसकी, है ना, प्रोसेसिंग रखी जाएगी। मतलब 5 से ज्यादा ही होगा, तो मतलब बड़े लेवल पर इस तरह के प्रोसेसिंग्स वहां पे किए जाएंगे। और डेफिनेटली जहां आप रहते हैं भाई, अब जैसे मान लो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ या नोएडा में कहीं रह रहा हूँ, तो बहुत सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंगें टूट रही हैं, नहीं बन रही, तो इस तरह का बफर जोन होगा आपके शहर में, उस एरियाज में जहां पर 5 टन से ज्यादा प्रतिदिन जो CND वेस्ट हो रहे होंगे उनको वहां पर प्रोसेस किया जाएगा। CPCB जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल लेवल पे जो बनाए गए, सब पीछे हम बात कर चुके हैं। ये एक पूरा का पूरा एक ऑपरेशन गाइडलाइन तैयार करेगा किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। फिलहाल एक नया नियम भी है जिसको इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा भी डायरेक्ट किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि आपको बताऊं तो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी अच्छा खासा जो होता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो जनरेट होता है, तो उनकी रिसाइकलिंग करने के लिए भी ये प्रतिबद्ध है। ठीक है, इंडियन रोड कांग्रेस अलग से एक एपेक्स बॉडी है जो हाईवे इंजीनियर्स, भारत के जो हाईवे इंजीनियर्स हैं उनकी एक बॉडी है, और ये भी एक तरह से एक स्टैंडर्ड बनाता है, प्रैक्टिसेस करता है किस हिसाब से हम लोग जो सड़क वगैरह बनाने में जो वेस्ट आते हैं उनकी हम प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब इस नए रूल में, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन रूल में, इस तरह के वेस्ट की भी रिसाइकलिंग की बात की गई है। अब देखो, अलग अलग एरियाज में अलग अलग लेवल पे वेस्ट आता है, मैंने बोला था ना, अलग अलग लेवल पे वेस्ट आता है, और यहाँ पर आपको कई लेवल पे वेस्ट है जो आपको दिखाएगा। ठीक है, अब जो सिटीज हैं, ठीक है, जो सिटीज हैं वो डिपेंड करता है उनकी पॉपुलेशंस कितने हैं, और जिस हिसाब से पॉपुलेशन होगा उस हिसाब से वहां पर उतना ही वेस्ट जनरेट होगा। तो यहां पर क्या किया गया कि प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ CND वेस्ट के रूल को जो टारगेट डिसाइड किया गया, वो टारगेट जो है वो पॉपुलेशन वाइज डिसाइड किया गया। क्या बोला गया? देयर आर 1.5 ईयर फॉर मिलियन प्लस सिटीज। ओके, आपको 1.5 साल के अंदर मिलियन प्लस सिटीज हैं, ठीक है, आपको रिसाइकिल करना पड़ेगा, पहली चीज। ठीक है, डिस्पोजल वगैरह 2 ईयर्स उनके लिए होगा जहां का पॉपुलेशन 0.5 मिलियन से 1 मिलियन के बीच होगा।
यानी अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ 1.5 साल के अंदर आपको रिसाइकिल जल्दी से कर देना है वेस्ट का। अगर 0.5 मिलियन से 1 मिलियन के बीच है, मतलब उससे कम पॉपुलेशन है, तो आपको 2 साल तक का टाइम दिया जाता है उस जगह से पूरा प्रोसेस करना और हटा देना। और अगर 3 इयर्स आपको टाइम दिया जाएगा, पॉपुलेशन 0.5 मिलियन से कम है, यानी 5 लाख है, 0.5 मिलियन बराबर 5 लाख, ठीक है, क्योंकि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, तो 0.5 मिलियन इक्वल टू 5 लाख। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो यहाँ पर रखी गई हैं। जनरली अगर भारत में देखा जाए तो हर साल लगभग 530 मिलियन टन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जो होता है वो जनरेट होता है। तो ये कुछ टारगेट्स हैं जो सिटीज वाइज बनाए गए हैं, जैसे कि किसी एरियाज में अगर हम वेस्ट को रखते हैं तो कितने दिन में हमें रिसाइकिल करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के वेस्ट होते हैं, जैसे एक वेस्ट होता है हम कहते हैं इनर्ट कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, एक होता है हम रिसाइकल्ड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। रिसाइकलिंग कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट तो खुद समझ में आता है, जिसको फिर से हम यूज कर सकते हैं, पुनः चक्रण, है ना, रिसाइकिल कर सकते हैं। इनर्ट C&D एक्चुअल में क्या होता है, ये बल्क में होते हैं, है ना, जल्दी आपको ये पानी के अंदर या पब्लिक स्पेसेस वगैरह में या ग्रीन एरियाज में आपको पहुंच जाते हैं। अब देखो लिखा भी है, इनर्ट C&D वेस्ट क्या होता है, ऐसे वेस्ट दैट कैन नॉट डिसइंटीग्रेट नेचुरली आइदर बायोलॉजिकली और केमिकली, इन्हें हम इनर वेस्ट कहते हैं, इनर्ट वेस्ट कहते हैं। यानी ये ना तो डिकम्पोज हो रहे हैं ना केमिकल रिएक्शंस में खत्म हो रहे हैं, तो ये जहां भी होंगे आपके अगल बगल इन्वायरमेंट में मौजूद होंगे, ठीक है ना। तो ये खतरनाक भी होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पोल्यूशन वगैरह बढ़ाऊंगा तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन करके किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चल के फिर फूड चेन के थ्रू पूरे के पूरे इकोसिस्टम में ये जा सकते हैं, जो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये चीज भी ध्यान देना, इसे हम कहते हैं इनर्ट कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। आप देखो वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स के लिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए सारा प्रोविजन दिया गया है। और एक बात बताऊं, रेडियो एक्टिव जो वेस्ट होते हैं, जो हम न्यूक्लियर एनर्जी में बात करते हैं, उसको इसके लिए एक अलग से एक एक्ट है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, इसके अंदर प्रोविजन किया गया है। तो ये क्वेश्चन है जहां पे यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट को हमने कभी भी कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वगैरह में नहीं यूज किया, या कह लो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वाला जितना भी वेस्ट का है सारी चीज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत आता है, लेकिन रेडियोएक्टिव वेस्ट को का डिस्पोजल और जो भी चीज है वो पूरा का पूरा एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंतर्गत लिया गया है। अब देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, फिलहाल आज ये रूल नहीं है तो हम सीधा इससे हम जंप कर सकते हैं, ठीक है ना। आज हम सीधा इससे जंप कर सकते हैं। जो नया रूल है वो आपके सामने है, हम पुराने रूल्स पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये है जो आपके सामने है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स 2000, और यही है जो आज नया रूल है जिसको हम लोग को पढ़ना भी है। एक तो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वाला हमने देखा था पीछे, जो रूल्स देखा था 2016 वो था, और दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करेंगे, मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2000। तो पीछे हम लोग नहीं जा रहे हैं, जो रिसेंट करंट से जुड़कर जो चीजें हो सकती हैं उन्हीं पर हम बात करें। रूल लाया गया 2000 में, लेकिन प्रभाव में आते आते 2004 का जनवरी हो गया था। यहाँ पर सारी जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके शहर के अंदर होगा, उसके लिए आप शहर में एक मेयर चुनते होंगे, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और उसी म्युनिसिपल अथॉरिटीज ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो आपके शहर के जो ठोस कचड़े होते हैं उनको कलेक्ट करना, अलग करना, स्टोर करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उनकी प्रोसेसिंग करना, उनको डिस्पोजल करना, ये सारा का सारा जो होता है, ये सारी जिम्मेदारी जो होती है उस जगह के म्युनिसिपल अथॉरिटीज की होती है। ओके, अब किस किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट को, तो बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। एनारोबिक डाइजेशन कर सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया वगैरह के प्रेजेंस में। आप बायोडिग्रेडेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। कंपोस्ट करके खाद बना सकते हैं, या वर्मी कंपोस्टिंग करके भी खाद बना सकते हैं। तो ये देयर इज अ डिफरेंट प्रोसेस जो हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी जगह। और हाँ, आपको बताऊं, आप ही लोग एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर जब बनेंगे तो आपके हाथ में ही पूरा का पूरा देख रेख होता है, ठीक है ना। आप ही सर्वा होते हैं, ठीक है। आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस शहर में उस तरह की चीजों को इन्फोर्स किया जाए, ठीक है ना। तो आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ये जो रूल है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि इसको ठीक से क्रियान्वित किया जाए आपके एरियाज में। साइलेंट फीचर पे बात करें तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं किस किस लेवल पे क्या क्या वेस्ट होते हैं, उस पर भी बात करेंगे। तो एक तो ये जो रूल्स है ये म्युनिसिपल एरियाज को और ज्यादा एक्सपेंड करने की बात कर रहा है
कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शहर में ही रहिए, उसके अलावा और भी चीज़ों को, जैसे टाउन्स है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप है ना, इन सब एरियाज में, जैसे इंडियन रेलवे वाला एरिया है, ठीक है, अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन रेलवे, एयरपोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पिलग्रिमेज जो धार्मिक जगह हैं, रिलीजियस वगैरह, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, है ना, और स्टेट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन सब एरियाज में इस रूल को फॉलो किया जाएगा, है ना। मतलब इन सब के लिए ये रूल जो होगा वो अलाउ होगा। तो ये रूल सिर्फ शहरों के लिए नहीं है, शहरों के अलावा इन सब जगहों के लिए भी होगा, ठीक है ना। इसके अलावा इनमें कुछ जो नए मैंडेट्स वगैरह लाएंगे उस बारे में हमने बात कर लिया है। जो सेग्रीगेट जो वेस्ट है वो 3 तरीके से करेंगे। जैसे मैं जब इंदौर जाता हूँ तो मुझे दिखता है एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का, अलग अलग तरह के डब्बे होते हैं। तो किसी में आप वेट डालेंगे, वेट वेस्ट जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है ना। ड्राई जो होता है उसमें प्लास्टिक, पेपर, मेटल या वुड हो सकते हैं। और तीसरा जो डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट में डायपर हो सकता है, नैपकिन हो सकता है, मॉस्किटो रिपेलेंट हो सकता है, ये होता है। तो वेस्ट जनरेटर्स जो होगा, जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इनको 3 अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करेंगे, 3 अलग अलग डब्बे होंगे, उस हिसाब से आप उनमें ले जाकर डालेंगे। तो ये शहरों में भी, जैसे इंदौर को हमेशा स्वच्छता का शहर और क्या क्या पिछले चौका पंजा छक्का मार चुका है, वो हर बार नंबर 1 रहता है। तो वहाँ के लोग काफी हद तक जागरूक हैं, ठीक है, वहाँ के लोग खुद जागरूक हैं और स्वच्छता को लेके थोड़ा महत्व ज्यादा देते हैं, ठीक है। अब जो सेग्रीगेटेड वेस्ट होगा उनको जो रैक पिकर्स होंगे, जो कचड़े वचड़े इकट्ठा करने वाले या वेस्ट कलेक्टर होते हैं लोकल बॉडीज में, उनको ले जाएंगे और ले जाके उनको किसी ना किसी, अब कोई जगह होगी, ठीक है, कोई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा या सेल्फ हेल्प ग्रुप जो चलाया जा रहा होगा, वहां पर लेकर उन चीजों को इकट्ठा कर देंगे। फिर वो अपना प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस तो बहुत तरह का हो सकता है। जो जनरेटर होगा, जो जनरेट कर रहा होगा इस तरह के वेस्ट को, वो एक्चुअल में यूजर फी जो होगा देगा, है ना। अगर वो उनको प्रॉपर जो वेस्ट कलेक्ट, क्योंकि अब जैसे मान लो कोई कंपनी है या कोई बंदा है जो खुद वेस्ट कलेक्ट कर रहा है, तो मतलब वेस्ट जनरेट कर रहा है, तो इज रिस्पॉन्सिबल टू पे फॉर देम, वहां से इकट्ठा करके उसकी सफाई कराने के लिए। और या फिर अगर कहीं गंदगी हो रही तो उसकी स्पॉट फाइन जो होता है वो भी करना होगा, जो आपने किसी वेस्ट को सेग्रीगेट करके नहीं दिया है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल एरियाज होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस जहां से इस तरह के वेस्ट जनरेट होते हैं, या मार्केट एसोसिएशंस होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर या होटल्स रेस्टोरेंट वगैरह भी होते हैं। ये जो बड़े बड़े लेवल पे जो वेस्ट, सॉलिड वेस्ट निकालते हैं ना, जैसे होटल वोटल से, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी रिसाइकलिंग के लिए, ठीक है। और ये खाली बात की आ जाए तो ये वहाँ के लोकल बॉडी के साथ इनका अपना डील होता है, ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग। और लोकल बॉडी जो होती है वो इंश्योर होती है, ठीक है ना। इनके पास अपना अगर देखा जाए होटल वोटल या बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट वगैरह है, इनका अपना चेन सिस्टम होता है, जिससे पूरे के पूरे वेस्ट वगैरह को कलेक्ट करते हैं। और लोकल बॉडी के साथ इनका अच्छा खासा एक इंश्योरमेंट होता है कि भाई आप हमारे वेस्ट ले जाइएगा, उसे कंपोस्टिंग कीजिएगा, बायोमेथेनेशन कीजिएगा, मीथेन वीथेन बनाइएगा, क्योंकि वेस्ट से मीथेन बनाना भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इस तरीके से हम वेस्ट की रिसाइकलिंग कर सकते हैं, वेस्ट को यूज कर सकते हैं, वेस्ट से एनर्जी बना सकते हैं। तो ये सब इस रूल के अंदर प्रोविजन है, देखते रहिएगा। कंपोस्टिंग एंड बायोमेथेनेशन तो आप आसानी से समझते हैं। कंपोस्टिंग मतलब उससे डिकम्पोज करके उसका खाद बना लेना। बायोमेथेनेशन का मतलब होता है कि अगर बायोलॉजिकल वेस्ट है तो कुछ मिथेनोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी मदद से हम मीथेन बना सकते हैं, और मीथेन को फिर हम एक तरह से ले जाके यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल वगैरह, ठीक है। यहाँ पे जो नया नियम है वो ये कहता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया को हम आइडेंटिफाई करेंगे, एक लैंडफिल जहाँ पे ले जाकर गड्ढा होता है जहाँ पे कचड़े को दबाया जाएगा, और वहाँ पे वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी बनाई जाएगी। फिलहाल दुनिया में, भारत में बहुत ज़्यादा कहने की बात है नहीं। आप ज़्यादातर देखिए तो आपको दिल्ली वैली में चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल जाती हैं। यहाँ पर जो डेवलपर्स होगा, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मैन्युफैक्चरर होगा, या कोई ब्रांड ओनर होगा जो डिस्पोजल आइटम्स वगैरह या सैनिटरी नैपकिन इंडस्ट्रियल यूनिट्स वगैरह के लिए काम करेगा। यहाँ पे एक बात और बता दूं, इस रूल के अंतर्गत हॉर्टिकल्चर वेस्ट को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ठीक है, जो भी नए रूल्स के हिसाब से जो वेस्ट जनरेट करेगा, आइडेंटिफाई साइट्स होगी, वहां ले जाकर इन चीज़ों को प्रोसेसिंग किया जाएगा, इनके अपने गाइडलाइंस होंगे, ठीक है। जो भी कोई ब्रांड ओनर है, डिस्पोजल आइटम्स है, इस तरह की चीज़ें हैं, उनको वो प्रॉपर तरीके से मैनेज कराएगा। आगे चलते हैं आपको ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की तरफ, ठीक है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल पे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, दैट क्वेश्चन वाज ईपीआर। यहाँ पर ईपीआर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
ईपीआर का मतलब होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो तो यूपीएससी 2019 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंदर आता है, तो आंसर है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंतर्गत। देखो इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हैं। पुराना जो रूल था 2011 का था और इसमें फिलहाल मेजर चेंजेस हुए हैं 2016 के लिए, और हम वैसे भी 2016 ही पढ़ेंगे, रिसेंट अपडेट से जोड़कर चीज़ों को देखेंगे। इसमें क्या है कि एक रिवर्स चेन स्टैब्लिश होगा जिसको ईपीआर कहते हैं। फिर से बोलता हूँ, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सीधा मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनको रिकवर किया जाए सेफ रिसाइकलिंग करके। आपको पता होगा जब आप मोबाइल फ़ोन वगैरह खरीदने जाते हैं तो पुराने फ़ोन को एक्सचेंज में अच्छा दाम आपको कंपनी दे देती है। क्यों दे देती है? मेरे एक मित्र थे, उन्होंने आईफोन उनके पास था काफ़ी पुराना, मेरे ख्याल से शायद 9 था या क्या था, और 9 या 10 था मेरे ख्याल से, नहीं 11 था शायद, 11 था शायद। और वो जब उसको 15 जब लेने गए तो मुझे याद है कि 15 ही लेने गए थे, तो उन्होंने बोला यार मुझे 30,000 रुपये उन्होंने छोड़ दिया एक्सचेंज प्राइस में। तो असल में कंपनियां क्या करती हैं ना, उन्हीं चीज़ों को फिर से यूज़ कर लेती हैं, काफ़ी पार्ट्स को। तो अगली बार कंपनी को उस चीज़ को वेस्ट नहीं करना होता, उसको कंपनियां जो होती है रीयूज़ कर लेती हैं, और आपको भी पैसा मिल जाता है और उनको दोबारा उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए नई नई पार्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है, और उनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। अभी वो आराम से 8-10 साल और काम करेंगे इस तरह की चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर एक तरह से वही जो मैं आपको कह रहा था, बाई बैक पॉलिसी वगैरह, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, इस तरह की चीज़ें हैं, उनकी सेफ रिसाइकलिंग वगैरह हो जाती है। इसी को एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। रिवर्स चेन सिस्टम होता है, जो प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में आते हैं फिर से यूज़ कर लिए जाते हैं, ठीक है। और सही बताऊं तो जो इनफॉर्मल जो सेक्टर वर्कर्स होते हैं उनको ट्रेन होना चाहिए कि ई वेस्ट वगैरह को प्रॉपरली हैंडल करें, ना कि उसको ले जाके जला वला दें। जैसे मैंने आपको बोला था कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ओजोन वगैरह, तो मैंने कहा था कि मत जलाओ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मत जलाओ प्लास्टिक के, ये मत जलाओ ये तार वगैरह, ये क्या होते हैं, अच्छा खासा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या पोल्यूशन देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ें यहाँ पर जो भारत में लगभग 90% अभी वेस्ट जनरेटेड होते हैं, इस तरीके से हम उनको हैंडल कर सकते हैं। और क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर ही सबसे ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर को अगर थोड़ी सी जागरूकता या चीज़ें दे दी जाएं तो करीब 90% है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो जनरेट हो रहा है वो इन्हीं के पास से गुजरता है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसे जैसे CFL बल्ब वगैरह है, इसके अलावा मरकरी कंटेनिंग जो लैम्प वगैरह होते हैं और जो इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, इस हिसाब से इनको अब बंद किया गया है, ठीक है ना। इसमें पैनल वगैरह इस तरह की चीज़ों को बंद कर दिया गया, क्योंकि ये सब चीज़ें मरकरी वगैरह जो होती हैं वो वैसे भी मिनमाटा कन्वेंशन वो पीछे देखा था कि वो कितना खतरनाक है, इसलिए उनको रोकना ज़रूरी है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, ओके, तो हमने आपको 2020 लाया और अब हम 2022 लाते हैं। 2022 देखो, ये एक्चुअल में देखा जाए तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत ही आता है। याद रखना, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट हो, है ना, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट हो, जो हमने पीछे देखा था कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वाला, म्युनिसिपल वेस्ट, वो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के आता है, और ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 वो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत ही आता है। ओके, इसमें एक्चुअल में देखो ई वेस्ट तो कैसे डिफाइन किया गया, तो ई वेस्ट को बोला गया भाई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होल या तो पूरा या तो फिर कोई एनी पार्ट्स डिस्कार्डेड एज अ वेस्ट एंड रिजेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, रिफर्बिशमेंट एंड रिपेयर प्रोसेस, ठीक है ना। तो उनको फिर से किसी प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते हैं, तो उस तरफ की चीजें जो होती हैं, है ना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग या रिफर्बिशमेंट एंड रिपेयर प्रोसेस अलाउ नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कवरेज में क्या होगा, एवरी मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, रिफर्बिशर, डिसमेंटलर, रिसाइकलर, ये सारे के सारे जो इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये लोग इसके अंदर कवर किए जाते हैं इस रूल के अंतर्गत। और ये भी कहा गया कि जो भी मैन्युफैक्चरर इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को बना रहा है या प्रोड्यूसर इस तरह की चीज़ों को बना रहा है, रिफर्बिशर है या रिसाइकलर है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की पूरी फिर से रिसाइकलिंग कर रहा है, वो सब एक तरह से CPCB के अंदर, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड होने चाहिए, ताकि ऐसा रहे कि सरकार के नाम्स जो हैं उनको फॉलो करते रहे। नहीं तो ऐसा नहीं कोई कुछ भी प्रोडक्ट बनाए और कोई कुछ भी काम करे। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR पे हम लोगों ने बात की हुई है। यहाँ पर एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी प्रोड्यूसर्स की है जो किसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को बना रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि उस प्रोडक्ट्स की फिर से रिसाइकलिंग की जाए, ठीक है ना, जिससे इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना होने पाए और ई वेस्ट को मैनेज कर ले जाए। और सही बात है,
ये जो भी अब जैसे कोई टेलीविजन बना रहा है या कंप्यूटर बना रही कंपनियां, तो इनको खुद अपने प्रोडक्ट्स को इसीलिए ये लोग लेती भी हैं, आपको मैं बताऊं। इस वजह से काफी कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फिर से वो कंपनियां उसको यूज भी कर लेती हैं। और सही बताऊं तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है वो रैंडम सैम्पलिंग भी करता है, चेक करता है इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, जिससे लगातार वो मॉनिटर और वेरीफाई होते रहे मार्केट में जो प्रोडक्ट आते हैं कि इन लोगों ने इन चीजों को उसी पैरामीटर पे बनाया है जो कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग है। ओके ना। और यहाँ पर अगर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन वगैरह भी देना होगा प्रोड्यूसर्स को, अगर किसी भी तरीके से वो सीपीसीबी के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, कंपनसेशन मतलब एक तरह से फाइन ही समझो, ठीक है ना, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं। ई वेस्ट के केस में अगर हम देखें तो मैंने अभी आपको बोला था भारत दुनिया में तीसरा ऐसा कंट्री है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और चाइना और यूएस के बाद इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर्स, जो मैंने अभी आपको बोला था शुरुआत में। लगभग 4 मिलियन मैट्रिक टन ई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है भारत में, और ऐसा बोला जा रहा है कि 2050 तक लगभग आते आते इसका 40 गुना वेस्ट जो होगा वो प्रोड्यूस होने लगेगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा मैंने आपको शायद अभी बोला भी था कि सबसे ज्यादा वेस्ट अगर भारत में किसी चीज का आता है तो वो कंप्यूटर डिवाइसेस का ही आता है। देखो 70% एनुअल ई वेस्ट प्रोडक्शन जो भारत में हो लगभग कंप्यूटर डिवाइसेस से होता है। उसके बाद फिर टेलीकॉम सेक्टर है, मोबाइल, उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, उसके बाद आते हैं, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन या संस्थाएं हैं जो इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की रिप्रोसेसिंग कर रहे हैं, लगभग सिर्फ 1.5% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फिर से जो जनरेटेड होते हैं जिनकी रिसाइकलिंग होती है। तो सर इसका मतलब ये बाकी 98.5% का क्या होता है, पता नहीं भाई, ऐसे ही। अच्छा, उसके बारे में ज्यादा कुछ रिपोर्ट नहीं बताया जा रहा, लेकिन एक बात मैं बताऊं, भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अगर कहीं प्रोड्यूस होता है तो वो होता है मुंबई में। कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की रिसाइकलिंग अच्छे तरीके से देखने में मिलती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हरियाणा, among the states that have a bigger capacity to dismantle and recycle e-waste। भारत में सबसे ज्यादा ई वेस्ट जनरेट करने वाला जो सिटी है वो है मुंबई, और शायद आप समझते भी हैं क्यों होगा वो सिटी, ठीक है। अब आपको लिए चलते हैं अगले वेस्ट की तरफ जिसका नाम है बायोमेडिकल वेस्ट। देखो बायोमेडिकल वेस्ट में आपको बताऊं तो यहाँ पर 1998 है, 2016 है, ठीक है। पीछे आपने देखा था 2022 ई वेस्ट जो नया जो था लास्ट रूल 2022। बायोमेडिकल वेस्ट में देखो ऐसा होता है कि जो मेडिकल आइटम्स वगैरह होते हैं ना वो थोड़े खतरनाक होते हैं, उनमें जैसे पैकेट्स होती हैं या फिर कोई रिएक्टिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसलिए उनकी डंपिंग वगैरह ना ऐसे नहीं करना कि आप ओपनली कर दें और नॉर्मल कचड़ों के साथ कर दें, उसको भी एक तरीके से करते हैं। गॉट इट। उसी के मैनेजमेंट के लिए रूल लाया गया। तो ये तो आप खुद समझ रहे हैं, मैनेजिंग एंड हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट जो 1998 में पहली बार लाया गया था। हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और अदर इंस्टीट्यूशन से हमें इनको लेना होगा। बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगराइज होते हैं, कोई ऐसा वेस्ट जो किसी डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट या इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स या रिसर्च एक्टिविटीज के द्वारा जनरेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर असल में करना क्या, इस रूल के अकॉर्डिंग कोई इंस्टीट्यूशन या बॉडी जो इस तरह के बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करती है वो एंश्योर करेगी उसकी पूरी की पूरी हैंडलिंग प्रोसेस, है ना, जिससे ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। और सही बात है भाई, जो भी इंस्टीट्यूशंस, जो भी हॉस्पिटल्स है ना इस तरह के बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स को यूज कर रही है, उसके यूज करने के बाद जो उसका वेस्ट होता है उनकी जिम्मेदारी है कि उसकी रिसाइकलिंग। और बताता हूँ इसमें क्या होता है कि जो बायोमेडिकल वाले जो वो आते हैं ना, जैसे पैकेट्स या ब्लड का सैंपल लेते हो तो उसमें ना एक कोड लिखा होता है, और कोड बताना बहुत जरूरी है। कोड के द्वारा जो बंदा इन वेस्ट को सेग्रीगेट मत कर रहा होता है ना वो आसानी से सेग्रीगेट कर लेता है। कोड का मतलब होता है किस लेवल का प्रॉब्लम इससे है, तो उसको किस लेवल के सेग्रीगेशन के ग्रुप में रखना होगा। ये सब चीजें हैं जो इस रूल्स के अंतर्गत आती हैं, आपको आगे मिलेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 क्या कहता है, ठीक है। फिलहाल आपको बता दूं 16 इसलिए बताता हूं क्योंकि या पीछे वाला एक बार इसलिए बताता हूं कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। देखो न्यू रूल्स आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड दे डिफाइन द रोल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, वेस्ट जनरेटर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब या कह लो जो कंपनियां हैं जिस तरह की चीजों को बना रही हैं जिसको बायोमेडिकल में यूज में लाया जाता है, या जो वेस्ट जनरेट करने वाले जैसे हॉस्पिटल्स हैं, या वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज का जो ऑपरेशन जो कर रहा है, इस तरह के वेस्ट को जो फैसिलिटी कर रहा है उसको ट्रीट कर रहा है, कोई लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन सबको रखता है, इस रूल के अंतर्गत रखा जाता है। यानी सब पे निगरानी की जाती है, सब पे चीजों को चेक किया जाता है। देखो एक बात बताऊं, बहुत तरह की चीजें होती हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट में, जैसे वैक्सीनेशन कैंप है
वहां पे आपको मिल जाएगा। ब्लड डोनेशन कैंप है, सर्जिकल कैंप्स, अदर हेल्थ केयर एक्टिविटीज है, यहाँ पर आपको अच्छे खासे लेवल पे बायोमेडिकल वेस्ट जो होते हैं वो जनरेट मिलते हैं। देखो मैंने अभी बोला था बारकोड बड़ा जरूरी होता है। बारकोड से होता कि ये पता चल जाता है कि जो बैग्स और कंटेनर होते हैं, है ना, वो किस तरह के बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। दूसरा यहाँ पर एक प्रोवाइड करना होगा हॉस्पिटल वगैरह को एक तरीके से इनको रिड्यूस करने का जो वेस्ट कैटेगराइजेशन जो नंबर है वो आपको लिखना होगा। मैंने क्या बोला था कि नंबरिंग दी जाती है, हॉस्पिटल जिससे आइडेंटिफाई कर लेता है कि मतलब इस किस तरह का वेस्ट इससे प्रोड्यूस हो रहा है। इस तरह से जो कंफ्यूजन होता है, जो वेस्ट हैंडलर होते हैं, जो वेस्ट वगैरह को ले आके कलेक्ट करते हैं, उनको उन कोडिंग नंबर से पता चल जाता है कि इस कोडिंग नंबर का मतलब इस लेवल की प्रॉब्लम इससे है। WHO और नाको के बारे में थोड़ा बता दूं, इन लोगों के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, ठीक है, ये कहते हैं कि हमें कोशिश ये करनी है कि जो इस तरह के जो वेस्ट आ रहे हैं, क्यों ना कोशिश करें इसको उन्हीं एरियाज में जहां लिया जा रहा है डिसइंफेक्ट कर दें या ऑन साइट स्टरलाइजेशन कर दें जो जरूरी है, ठीक है, वहीं पर इन चीजों को डिसइंफेक्ट कर दिया जाए और फिर आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ पर बोला गया देखो कि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे जो क्लोरीनेटेड प्लास्टिक बैग्स हैं, ग्लव्स हैं हाथ वाले, इसके अलावा ब्लड बैग्स जो होते हैं जो 2 साल के अंदर इनको फेज आउट कर दिया जाए, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, जैसा भी जैसे कि पहले 10 कैटेगरीज वगैरह में सेग्रीगेट करने की बात हो रही थी, तो इंस्टेड ऑफ टेंड टू इम्प्रूव द सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एज सोर्स, ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो क्लासीफाई इनटू 4 इंस्टेड ऑफ 10 टू इम्प्रूव सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एज सोर्सेस, ठीक है ना। अब कुछ लोगों का कहना है कि 10 अच्छा है क्योंकि 10 पे हम और अच्छे लेवल पे सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ 10 लेवल पे कितना हैक्टिक होगा। फिलहाल जो भी है अभी तक तो इसको 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, ना कि 10 जैसा कि कहा जा रहा है कि 10 में और ज्यादा इंप्रूव सेग्रीगेशन हो सकता है। अब कुछ लोगों के हिसाब से 10 में इंप्रूव हो सकता है, कुछ लोगों के हिसाब से 4 में इंप्रूव हो सकता है। 10 लेवल इज वेरी हेक्टिक, मैनेज कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। 4 लेवल पे आसान से कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं 4 लेवल पे ज्यादा चीजें क्लियर नहीं होती, 10 लेवल पे कैटेगराइज होगी ज्यादा अच्छी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो यहाँ पे भी बड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, तो यहाँ भी के लिए 4 ही अच्छा समझो। स्टेट गवर्नमेंट एक एरिया होगा जो प्रोवाइड करेगा जहां पर बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट और डिस्पोजल किया जाएगा, ठीक है। कोई भी जो नो ऑक्यूपायर शैल एस्टैब्लिश ऑन साइट ट्रीटमेंट, मतलब कोई भी अगर ऑक्यूपाई कर रहा है इस तरह के बायोमेडिकल वेस्ट को, तो वो उस जगह पर उसका ट्रीटमेंट नहीं करेगा अगर 75 किलोमीटर के रेंज के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट का प्रोसेस होने की फैसिलिटी अवेलेबल है तो, ठीक है ना, नहीं तो फिर पता चलेगा हर हॉस्पिटल के साथ साथ बगल बगल में, ठीक है, ठीक है। तो यही कह रहा है नो ऑक्यूपायर शैल एस्टैब्लिश ऑन साइट ट्रीटमेंट, मतलब जो उसको ऑक्यूपाई कर रहा है कोई भी वेस्ट वगैरह, वो उसका ट्रीटमेंट वगैरह वहीं पर नहीं शुरू कर देगा। अगर 75 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर अगर चीजें अवेलेबल हैं तो आपको वहीं जाकर करा लेना चाहिए, ठीक है। इस तरह के वेस्ट को वहां पहुंचाइए और वहां उसकी रिसाइकलिंग या प्रोसेस कराइए ताकि वो नुकसान ना हो ह्यूमन हेल्थ या एनवायरमेंट के लिए। अब लिए चलते हैं आपको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, जो 11, 16, 18, 22 इसके पहले भी है, और लास्ट जो अभी आया है वो 2024। बाकी कोई अपडेट होगा तो आगे आपको एड ऑन कर दिया जाएगा। बाकी आप करेंट्स वगैरह के लिए आपको बोला ही है कि यूट्यूब और टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे। रिसाइकल प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूजर्स रूल 1991 आता है। असल में देखो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा जो चेंजेस मिलता है वो प्लास्टिक की थिकनेस पे मिलता है, कि प्लास्टिक की जो मोटाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। और ये एक आपको बता दूं, ये असल में सेंटर ऑफ डिस्कशन है जो बार बार आएगा। पहले 20 किया जाए, फिर 40 किया जाए, फिर 50 किया जाए, फिर 75 किया जाए, फिर 100, 125 किया जाए माइक्रोन। ये आपको समझ आए असल इसके पीछे रीजन क्या, मैं आपको एक बात पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो हम प्लास्टिक वगैरह यूज करते हैं ना, सुनना, जो प्लास्टिक वगैरह यूज करते हैं, इस प्लास्टिक से माइक्रोबिट्स बनते हैं, छोटे 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 स्मॉल साइज के प्लास्टिक्स। यहाँ तक कि कह लो कि एक सूचना एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, जो प्लास्टिक हम यूज में लाते हैं उस प्लास्टिक के यूज करने का 70% जो प्लास्टिक होता है वो तो मिल जाता है, लेकिन 30% प्लास्टिक का क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। तो लोग ये कहते हैं कि किसी सिस्टम में रह गया या समुद्र में जा रहा है या फिर इकोसिस्टम से होकर किसी फूड चेन के अंदर जा रहा है, किसी जीव के अंदर जा रहा है, तो वो खतरनाक है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि एक प्लास्टिक की थिकनेस अगर ज्यादा बड़ी रखी जाए, थोड़ा ज्यादा रखी जाए, तो प्लास्टिक छोटे छोटे प्लास्टिक्स के फॉर्म में इन जीवो जंतुओं के अंदर नहीं जाएंगे या एनवायरमेंट में कहीं नहीं बचेंगे या फिर पता नहीं चलेंगे कहाँ जा रहे हैं। तो आगे चलकर की थिकनेस को बढ़ाई गई है। तो थिकनेस को बढ़ाने से ये हो कि प्लास्टिक को एक्सेस कर पाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह के फॉर्म में जो प्लास्टिक जाता है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि शुड नॉट बी लेस देन 20 माइक्रोन, ठीक है।
तो प्लास्टिक कैरी बैग शुड नॉट बी लेस देन 20 माइक्रोन, जो थिकनेस होनी चाहिए इस रूल के अकॉर्डिंग। और लेटर आगे चलकर इन्होंने इसको अपडेट किया कि कैरी बैग वॉज इंक्रीज टू 40 माइक्रोन, थिकनेस को बढ़ाकर 40 माइक्रोन कर दिया गया। ठीक है, तो ये मैं थिकनेस अभी आपको बता रहा हूँ, 40 माइक्रोन आगे चल गए 50 माइक्रोन होगा, क्या क्या होगा। लेकिन एक बात बताऊं, इतने सारे रूल्स तो आपको भी नहीं जानने, आप भी जानते हैं, है ना। इनमें से हम लोग कुछ ही शॉर्ट में चीजों को करेंगे। 1999 का जो रूल था, इसमें एक्चुअल में मुझे एक चीज बतानी है जिसका नाम है वर्जिन प्लास्टिक्स। वर्जिन प्लास्टिक, क्योंकि अभी आगे भी डिस्कशन होगा, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको वर्जिन प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट यहीं पर बता देता हूं। देखो, जो 1999 में जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर यूजर्स रूल जो आया है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर होता है प्लास्टिक का, नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर होता है प्लास्टिक का, उसी को लेके यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मतलब वही खतरनाक है, क्योंकि जो प्लास्टिक जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। और आपको बताऊं 2024 में जो नया रूल जो लाया गया ना, वहां पर बायोडिग्रेडेबल और डिकम्पोजेबल प्लास्टिक की बात की गई है। यही 2024 में होगा, जो नया अपडेट होगा, जो आपको आगे दिखेगा। सबको पता है कि प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, तो 1999 में इस तरह की बातें थी। और यहाँ पे बोला गया कि जो साइलेंट फीचर जो थे, कैरी बैग्स आर कंटेनर मेड ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक्स, तो ऐसे प्लास्टिक को बनाओ, यूज करो जिसको हम रिसाइकिल कर सकें, ना कि सिंगल यूज का प्लास्टिक हो। शायद आपको पता होगा जुलाई 2022 तक सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो आगे 2016 में जाकर उस बारे में बात होती है, सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक्स। इसलिए कहा कि पीछे की चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्जिन प्लास्टिक थोड़ा बताना जरूरी है, क्योंकि वर्जिन प्लास्टिक का डिस्कशन अभी आगे भी आने वाला है। तो वर्जिन प्लास्टिक एक्चुअल में क्या होता है, एक नया प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल होता है फ्रॉम द पेट्रोकेमिकल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्लास्टिक। मतलब ये एक तरह से पूरी तरह से ये नर्चरिंग स्टेज ऑफ प्लास्टिक होता है। ऐसे कल आपको बताऊं, जो प्लास्टिक होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है, वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिसको आप पेट्रोल वगैरह के लिए यूज करते हैं, उन्हीं से हम प्लास्टिक बनाते हैं। तो जब प्लास्टिक बनाते हैं, ठीक है ना, तो जो प्लास्टिक बनाते समय जो इनिशियल का स्टेज होता है, उसमें जो प्लास्टिक का फॉर्म होता है, उसको हम वर्जिन प्लास्टिक कहते हैं। तो वर्जिन प्लास्टिक की तरह से नर्चरिंग प्लास्टिक कह सकते हैं, ठीक है, जुवेनाइल प्लास्टिक कह सकते हैं। So newly produced raw material from the petrochemical used in manufacturing of plastic, है ना, shall be natural set, मतलब नेचुरली होता है, उसमें अभी तक किसी तरह का कोई कलर या कोई चीज नहीं मिलाई गई है, वो प्लास्टिक एंड वर्जिन प्लास्टिक होती है। ठीक है ना। और यहाँ पे कहा गया कि भाई हमें ना रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक शैल बी अंडरटेकन स्ट्रिक्टली, है ना, वो जरूरी है। और BIS के स्पेसिफिकेशन को हमें फॉलो करना, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये आपको साइंस एंड टेक में चीजें आती हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ये सारे के सारे नॉर्म्स फॉलो करता है। ठीक है, मैंने अभी बोला था वर्जिन प्लास्टिक को फिर आगे चलकर हम उनमें कुछ कलर्स मिलाते हैं, कुछ चीजें मिलाते हैं, फिर जाके हम उन चीजों को बदलते हैं। लेकिन यहाँ पे यही बोला गया कि जो चीजें हम मिला रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। कैरी बैग्स वगैरह जो है वो रिसाइकल मटेरियल हो तो ज्यादा अच्छा है, या एक तरह के वर्जिन प्लास्टिक हो। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आता है। इसके बाद देखो 2011, फिर 2016, 2011 आता है, उसको 2016 वाले रूल से हटाया जाता है। आगे आपको कुछ 2016 के रूल्स पे इंफॉर्मेशन मिलेगा जो यहाँ सामने है। अब देखो पीछे आपने कहा था, देखा था 40 माइक्रोन तक देखा था 1999। मैंने आपको क्या बोला था, कंसेप्ट ध्यान रखना, यहाँ पर उसकी थिकनेस को 40 से 50 करने की बात हुई है। कि जो प्लास्टिक के बैग्स वगैरह जो आते हैं ना, कैरी बैग्स वगैरह जो आते हैं, प्लास्टिक के थैले जो बड़े पॉपुलर हैं, आपने देखा होगा, कैरी बैग्स या प्लास्टिक सीट, उसकी थिकनेस 50 माइक्रोन कर दो, 40 से इज नॉट गुड। ठीक है। और रूरल एरियाज वगैरह को भी म्युनिसिपल एज वेल एज रूरल एरियाज दोनों के लिए ये नियम लागू किया गया। मतलब शहरों के लिए भी, गांव के लिए भी नियम रहेगा। प्रोड्यूसर्स और जनरेटर्स, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो जनरेट कर रहा है, दोनों तरह की चीजें जो है ना, बोथ विल बी रिस्पॉन्सिबल होंगी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ठीक है ना। यहाँ पर जो भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी दिया जाएगा। जो इन चीजों को प्रोड्यूस करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन चीजों की रिसाइकिल भी करे। ठीक है। यहाँ तक कि एनकरेजिंग द गेनफुल यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट बाय यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन और एनर्जी रिकवरी ऑफ वेस्ट टू ऑयल एटसेट्रा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना कि प्लास्टिक को हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा सकता है। तो साफ साफ देखो कहा जा रहा है कि प्लास्टिक को आप एज अ वेस्ट जो है वो रोड कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हैं, एनर्जी रिकवरी में भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजीज है जहां पर प्लास्टिक से पुनः आप लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट से ऑयल भी बना सकते हैं। ठीक है ना। जैसे अभी मैंने बोला, इस तरह की चीजों को बना पाना यहाँ पे भी संभव है। तो इन चीजों पर हमें काम करना होगा। ठीक है ना। ये कुछ तरीके हैं जहां पर प्लास्टिक की रिकवरी की बात करिए, उसके बाद उसके रिसाइकिल में क्या किया जाए, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, तो ये चीजें हैं।
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2018 फिर उतना काम का है नहीं जिसपे हम लोग बात करें, लेकिन यही बोलूंगा कि जो मल्टी लेयर जो प्लास्टिक होते हैं, ठीक है, उनको फेज आउट किया जाए, ठीक है ना। मल्टी लेयर जो प्लास्टिक होते हैं, थोड़े थिक प्लास्टिक होते हैं, फेसिंग आउट उनको रिप्लेस किया जाए। जो खासतौर से नॉन रिसाइकलेबल हैं और जिनको हम नॉन एनर्जी सोर्सेज, मतलब नॉन एनर्जी रिकवरेबल है विथ नो अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब जो किसी एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट कर लें, ऑयल बना लें, वो प्लास्टिक तो ठीक है, लेकिन जो प्लास्टिक इन चीज़ों में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं उनको रिप्लेस किया जाए, ठीक है ना। और नया रूल ये भी कहता है कि एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा जहां पर जो भी इस तरह के प्लास्टिक को बना रहा है या ले जा रहा है किसी ब्रांड वगैरह से, उसको क्या होगा, उसको रजिस्टर करना होगा, ठीक है ना। और ये सारी चीजें सीपीसीबी के अंतर्गत होंगी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनको वॉच करेगा। एक नेशनल रजिस्ट्री भी होगी, हैज बीन प्रिस्क्राइब, ठीक है ना, जहां पर जो भी कंपनियां हैं वहां पर आपको रजिस्टर करनी होंगी इस तरह की प्लास्टिक की चीजों के प्रोडक्ट्स को जो बनाकर और मार्केट में ला रही हैं। फिलहाल जानना आपको 2018 भी नहीं है, जानना आपको 2022 है और जानना आपको 2024 है। तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन है 2022 और 2024 ही आने वाला है। पीछे आपने थिकनेस कितना देखा था, 50 माइक्रोन। अब देखो यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है, जो कैरी बैग वगैरह है ना, पुराना जमाना था जब हम लोग दादाजी और पिताजी लोग बैग लेके चलते थे, कपड़े का झोला, ठीक है ना, झोला बोला जाता था। तो बोला जा रहा है भाई कैरी बैग जो होगा वो वर्जिन प्लास्टिक से बनाओ या रिसाइकिल प्लास्टिक से बनाओ। वर्जिन प्लास्टिक और रिसाइकिल प्लास्टिक जो होता है वो नुकसान नहीं होता, उसका फिर से कोई यूज हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा बोला जा रहा है कि भाई थिकनेस जो है वो 75 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। कब तक, 31 दिसंबर 2022 तक ऐसा करना है। और उसके बाद 2022 के बाद है ना 120 माइक्रोन से कम नहीं होना चाहिए कैरी बैग की थिकनेस। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने बोला ना माइक्रो बीट्स बनकर वो समुद्र में चले जाते हैं और कहां कहां जीव चले जाते हैं पता नहीं चलता। 30% प्लास्टिक तो जब हम कलेक्ट करते हैं तो मिलते भी नहीं है, वही सब तो चीजें हैं। तो लोग कहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में किसी जीव के अंदर चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, मिलते नहीं है, ठीक है ना। और यहां पर बोला गया कि जो एफएसएसआई का स्टैंडर्ड है वो फॉलो किया जाए। एफएसएसआई आप जानते हो कि फूड सिक्योरिटी को लेकर काम करता है। जो आप बिस्लेरी का 20 लीटर का बॉटल लेते हैं उसमें भी देखिए एफएसएसआई स्टैंडर्ड होता है। ये खासतौर से जो पैकेजिंग फूड स्टफ वगैरह होता है, ठीक है ना, एज पर द एफएसएसआई स्टैंडर्ड जो फॉलो करता है उसी स्टैंडर्ड में हमें प्लास्टिक पैकेजिंग वगैरह को फॉलो करना होगा, ठीक है। एफएसएसआई का सर्टिफिकेशन वहां पे जरूरी है। कोई भी सॉकेट जो प्लास्टिक मटेरियल को यूज करते हैं नॉट बी यूज, जिसमें हम किसी भी जगह पे स्टोर पैकिंग और इस तरह की गुटखा टोबैको पान मसाला को हम नहीं मार्केट में लाएंगे। प्लास्टिक शीट्स आर लाइक विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मल्टी लेयर पैकेजिंग एंड कवर मेड ऑफ प्लास्टिक शीट यूज फॉर पैकेजिंग रैपिंग द कमोडिटी शैल नॉट बी लेस देन 50 माइक्रोन इन द थिकनेस। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। प्लास्टिक शीट आर लाइक विच इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मल्टी लेयर पैकेजिंग and cover made of plastic sheet used for packaging wrapping the commodity shall not be less than 50 micron in the thickness। इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आपको बताऊं जो गुटके पान मसाले हैं वो भी जो 50 माइक्रोन से कम वाले जो प्लास्टिक के रैपर वेपर थे, है ना, उनमें यूज नहीं करना है, ठीक है। कुछ चीजें देखें यहाँ पे आपको बताऊं जो 2020-22 के रूल्स के अकॉर्डिंग है। प्रोड्यूसर्स, ब्रांड ओनर्स और इम्पोर्टर्स को एक्चुअल में काम करना होगा इस तरह की चीजों को कलेक्ट करने के लिए। जो भी प्लास्टिक वेस्ट उन्होंने जनरेट किया है, ठीक है, इंडियन मार्केट्स उनको लाएंगे, उनको यूज करना होगा। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ पे भी करना होगा आपको, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में देखा था। यू शुड हैव टू अप्लाई इन द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड हैव टू अप्लाई इन द केस ऑफ प्लास्टिक मैनेजमेंट में भी याद रखना। फिलहाल ईपीआर जो आया था वहां पर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाला क्वेश्चन पूछा था, लेकिन वो ईपीआर जो होगा वो आपको अगर ईपीआर के नाम से दे तो वो आपको प्लास्टिक के पोल्यूशन में भी आएगा। जो भी प्रोड्यूसर होता है या ब्रांड ओनर होता है या इंपोर्टर होता है जो प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर होता है उसको रजिस्टर करना होगा किसी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या कमेटी ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतर्गत सीबीसीबी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक में जैसे प्लास्टिक स्टिक्स ऑफ आइसक्रीम, बलून, फ्लैक्स, ईयरबड्स, डेकोरेटेड आइटम, स्पून, फॉक्स, कप, ग्लास, कटलरी, इन सबको जुलाई 2022 तक हटा देना, यानी नॉट इवन द सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, जिसका एक बार के बाद दोबारा यूज नहीं हो सकता, रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। ये सब उन्हीं चीजों से जो बने होते हैं चीजों को हटाने की बात हुई थी जुलाई 2022, जो मैंने अभी आपको बोला था।
एनी प्लास्टिक पैकेजिंग कैन नॉट बी रिसाइकल्ड और यूज एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी विल बी फेज आउट। मैंने बोला था ना, जिनको फिर से ले जाकर हम किसी एनर्जी वगैरह की चीज़ों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, फ्यूल में नहीं बना सकते, ऑयल नहीं बना सकते, उन सबको हटाओ। Multi-layered plastic packaging can be co-processed and used as an alternative source of energy in waste of energy, cement, clean, road construction, pyrolysis and gasifications। जो MLP हम लोगों ने पीछे बात किया था उसके प्रोसेस की बात कर रहे हैं। मल्टी लेयर जो प्लास्टिक है उसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक कैन नॉट सेल और प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू एनी अनरजिस्टर्ड प्रोड्यूसर्स। तो ठीक है, किसी भी प्लास्टिक वगैरह को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं आप किसी को नहीं दे सकते हैं, हर किसी को नहीं दे सकते, देना उसी को होगा जो कि रजिस्टर्ड लोग होंगे। और जहाँ वहाँ की जो लोकल बॉडी होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का, मान लो वहाँ का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या जो भी है, वो उसके लिए ऑथराइज होगी, वहाँ की लोकल बॉडी किस लेवल पे इसको मैनेज करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसके लिए हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी मिला था। मैंने आपको पीछे बताया था पॉलिसी लीडरशिप का 2018 का यूएनईपी जो अवार्ड दिया था वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिला था, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, जो हम लोगों ने पीछे यूएनईपी में पढ़ा है। ये वही सिंगल यूज प्लास्टिक है। सिंगल यूज प्लास्टिक वही होता है जिसकी फिर से रिसाइकलिंग का यूज नहीं किया जा सकता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम वो होते हैं जो इट इज अ प्लास्टिक कमोडिटी इंटेंडेड टू बी यूज वंस फॉर द सेम पर्पसेस बिफोर बीइंग डिस्पोज आर ऑफ रिसाइकल्ड। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम, इंपैक्ट ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक्स, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, फिलहाल इसमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, इसको आगे बढ़ते हैं। बस ये जान लीजिए बायोडिग्रेडेबल वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है, फोटो डिग्रेडेड वगैरह नहीं होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक को रिप्लेस करने की बात हुई थी, ये 2016, 18 और 21 जो अमेंडमेंट हुए थे वेस्ट मैनेजमेंट रूल में, 16, 18 और जो अमेंडमेंट 2021 में हुआ था, वहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से फेज आउट करने की बात की गई थी। सिंगल यूज प्लास्टिक्स में एक्चुअल में क्या होता है, ये कुछ पॉलीस्टीरीन और एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन मटेरियल्स होते हैं जो थोड़ा सा खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को इसीलिए यूज करना नहीं था। तो ये थोड़ा सा कुछ केमिकल्स के नाम मैंने दिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, मतलब इकट्ठा करना, स्टॉक करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करना, यूज ऑफ फॉलोइंग सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें पॉलीस्टीरीन या एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन हो, इन चीजों को पूरी तरह से बंद करना है, ठीक है। व्हाट प्लास्टिक आइटम्स आर बैंड, ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया, खास तौर से आपको बता दूं। पीवीसी बैनर्स वगैरह मैंने नहीं बोला था, जिसकी थिकनेस जो होगी है ना 100 माइक्रोन से कम होगी, है ना, वो भी यूज नहीं करना। पीवीसी बैनर्स, होर्डिंग बोर्डिंग आपने देखा होगा, पीवीसी बैनर्स जो होते हैं, ठीक है, इन चीजों को बंद करने की बात हुई है, ठीक है। इसके अलावा 2024 में जो लास्ट अपडेट है वो हम आपको बता देते हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में क्या मैंने आपको बोला था, कंपोस्टेबल प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, एक नए जनरेशन की प्लास्टिक को लाया जा रहा है। देखो मतलब ये कह लो कि हम झोला लेकर नहीं जाएंगे कपड़े वाला, हमको चाहिए प्लास्टिक ही, ठीक है। इवन बायोटेक में बताऊं, एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं बायोप्लास्टिक्स। अभी आपको मैं लास्ट में 1-2 लाइन में बायोप्लास्टिक भी बता देता हूं क्या है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक एक्चुअल में ऐसा प्लास्टिक है नॉट ओनली कैपेबल ऑफ डिग्रेडेशन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस इन ए स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, सॉइल, लैंडफॉल, बट आल्सो मटेरियल दैट डू नॉट लीव एनी माइक्रोप्लास्टिक्स, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, ये एक तो डिकम्पोजेबल तो हो ही जाते हैं, और साथ ही साथ किसी भी तरह का माइक्रोबिट्स या छोटे मोटे प्लास्टिक्स के अवशेष वहां पर नहीं छोड़ते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होते हैं, ठीक है ना। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट ने एक्चुअल में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की बात की गई है। यहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक जो है वो काफी खतरनाक है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिसको हम माइक्रोबीट्स करके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, BEADS। यहाँ अमेंडमेंट जो है ये प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैरी बैग्स एंड कमोडिटी शैल बी परमिटेड टू बी मेड फ्रॉम कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। याद रखना, इस बार के पेपर में, इवन आपके आने वाले ईयर में, अब क्वेश्चन यही रहेगा जहां पर कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की बात होती है। एक बायोप्लास्टिक में आपको अलग से भी बताऊंगा, घबराना नहीं लास्ट में, क्योंकि बायोप्लास्टिक PHB वगैरह करके क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा जरूर आने वाले सालों में, ठीक है। अब यहाँ पर यह कह दिया जाता है कि एक मार्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है या लेबलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इस रूल्स के अकॉर्डिंग, जो नया रूल 2024 में आया है, और इसको रेगुलेट करता है FSSAI, है ना, जो कि फूड वगैरह से जुड़े हुए रेगुलेशन करता है। बिस्लरी की बोतल में जो बोल रहा था, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2024 में कुछ चीजें और आपको बता दूं। ये रूल रिक्वायर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंपोस्टेबल प्लास्टिक या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कैरी बैग्स आर कमोडिटीज टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ CPCB बिफोर मार्केटिंग और सेलिंग। ये मैंने आपको बता ही दिया है, जो भी आप प्रोडक्ट्स ला रहे हैं उसका सर्टिफिकेशन जरूरी है, और CPCB के द्वारा ही सर्टिफिकेशन के बाद वो प्रोडक्ट जो होगा वो मार्केट में आएगा, उस तरह का प्लास्टिक्स। और रूल और रेगुलेशन कौन बनाएगा? FSSAI के अंतर्गत।
Every manufacturer of commodities made from the plastic shall ensure the processing of the pre-consumer plastic waste generated in the form of reject or discard material at the stage of the manufacturing and report to the state pollution control. ठीक है, वही चीज़ है कि कोई भी मैन्युफैक्चर या कमोडिटीज जो चीज़ें बन रही हैं, ठीक है ना, आपको एक तरह से SPCB वगैरह को या पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी कंसर्न को जानकारी देनी होगी. हो सकता है वो आपको एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट भी कर दे इस तरह की चीज़ों को. कंपोस्टेबल प्लास्टिक और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में डिफरेंस क्या होता है? देखो, कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो होता है इज बायोडिग्रेडेबल, लेकिन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जरूरी नहीं है कि वो कंपोस्टेबल हो. पहले यही ध्यान देना, कंपोस्टेबल प्लास्टिक जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है ना, मतलब बैक्टीरियल एक्टिविटी के द्वारा वो डिकम्पोज हो जाता है और जाके अंत में कुछ ऐसी चीज बन जाती है जो कंपोस्ट के फॉर्म में आती है, खाद वाद के फॉर्म में. इसका मतलब ये नहीं कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो होगा वो कंपोस्टेबल होगा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ. वही कह रहा, प्लास्टिक दैट इज कंपोस्टेबल इज बायोडिग्रेडेबल, बट नॉट एवरी प्लास्टिक दैट इज बायोडिग्रेडेबल इज कंपोस्टेबल. यानी हर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से कंपोस्ट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो कंपोस्टेबल प्लास्टिक होते हैं वो बायोलॉजिकली डिग्रेडेड होते हैं, कुछ बैक्टीरिया को डिकम्पोज कर लेते हैं. ठीक है, ठीक है. अब यहां देखो, डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक क्या होते हैं, इसको भी ध्यान देना. प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो कमर्शियल यूज के लिए किए जाते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह में, है ना, इसके साथ जो माइक्रोफाइबर शेड वगैरह क्लॉथिंग और टेक्सटाइल में, फिशिंग नेट्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, ये प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक होते हैं. सेकेंडरी प्लास्टिक क्या होते हैं? जो माइक्रोप्लास्टिक्स के टूटने के बाद, है ना, उनके रिजल्ट्स के बाद, जो ब्रेकडाउन करने के बाद, जो जनरली लार्ज पार्टिकल होते हैं, जो लार्ज पार्टिकल सच एज अ वाटर बॉटल वगैरह, ठीक है ना, ये जो होते हैं वो सेकेंडरी प्लास्टिक कहलाते हैं. ठीक है, तो सेकेंडरी प्लास्टिक्स एक्चुअल में ये माइक्रोप्लास्टिक आर द पार्टिकल्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल आइटम सच एज अ वाटर बॉटल्स. और प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक जो होते हैं, जो ऑलरेडी बहुत स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं, सीधा डायरेक्टली हम लेते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह में मैंने बोला था ना, जो स्क्रबिंग वगैरह करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक. या फिर जो फिशिंग नेट्स वगैरह में सीधा जो यूज कर रहे हैं, ये माइक्रोफाइबर शेड होते हैं. इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना. तो ये पूरा का पूरा था. हाँ, एक चीज मैं आपसे कह रहा था, मैं आपको थोड़ा बायोप्लास्टिक के बारे में बता देता हूँ. एक दो लाइन में आपको थोड़ा सा बायोप्लास्टिक के बारे में बता देता हूँ. बायोप्लास्टिक को ही हम लोग एक्चुअल में बायोपॉलीम के नाम से भी जानते हैं, बायोपॉलीम के नाम से भी जानते हैं. बायोप्लास्टिक या जो बायोपॉलीम है ना, इस केसेस में एक्चुअल में होता क्या मैं आपको बताऊं. दुनिया का पहला जो बायोप्लास्टिक या बायोपॉलीम बनाया गया था उसका नाम था PHB. याद रखना, उसका नाम है PHB. PHB का मतलब होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट. दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट. दिस इज पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट. इसको हम कहते हैं PHB, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट. ओके, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट क्या है? दुनिया का पहला बायोप्लास्टिक है, ठीक है, जो बनाया गया. इसको बनाने के लिए एक बैक्टीरिया का यूज किया गया था, जिस बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस मेगाथीरियम. इसका नाम था बैसिलस मेगाथीरियम. याद रखना आने वाले सालों के लिए. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर UPSC एग्जामिनेशन, और UPSC ने स्टेट PCS वगैरह के लिए भी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू रिमेंबर इट. तो पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जो है ये एक दुनिया का पहला बायोप्लास्टिक है जो बैक्टीरिया की मदद से बनाया गया, बैसिलस मेगाथीरियम. बाद में और भी प्लास्टिक हैं, जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कानोइट, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कानोइट, इस तरह करके PH, काफी और भी प्लास्टिक्स बनाए गए. और एक और है जिसका नाम है PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड. तो ये कुछ नाम है जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है, पॉलीलैक्टिक एसिड, जिसको शॉर्ट में आप PLA भी कह सकते हैं. ठीक है, इन चीजों को हम बायोप्लास्टिक कहते हैं, जहां पर कुछ बैक्टीरियल एक्टिविटीज वगैरह का यूज किया गया इस तरह के प्लास्टिक को बनाने के लिए. आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर चलो नॉर्मल प्लास्टिक तो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है, इस तरह के प्लास्टिक कहाँ से बनता है? इस तरह के प्लास्टिक बनने के लिए एक काम करता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ. आप लोग स्टार्च तो जानते होंगे ना, स्टार्च. जैसे आप एक काम करो, एक सब्जी मंडी में चले जाओ, ठीक है ना, वहां देखो बहुत सारे आलू जो होंगे वो सड़ रहे होंगे, यानी पोटैटो. वो पोटैटो जो सड़ रहे होते हैं ना, उनको ले लो, उनमें आपको स्टार्च मिल जाएगा. उस स्टार्च के अंदर आप एक काम करो बच्चों, फर्मेंटेशन का प्रोसेस कर दो. किडवन का प्रक्रिया होता है, ईस्ट वीस्ट होते हैं, आप जानते होंगे. ये स्टार्च को कन्वर्ट करके लैक्टिक एसिड में बदल देता है, ये बदल देता है लैक्टिक एसिड में. तो आप सड़े हुए आलू से आपने लैक्टिक एसिड बना लिया. ऐसे सड़े हुए आलू से बहुत लैक्टिक एसिड बना लो और सारे लैक्टिक एसिड को एक साथ जोड़ दो और जोड़कर उनका पॉलीमर बना दो. पॉली का मतलब तो बहुत सारे लैक्टिक एसिड जोड़ना, और फिर इसी को आप पॉलीलैक्टिक एसिड बोलो. और यही पॉलीलैक्टिक एसिड जो है, यही है PLA जो आपके सामने है, जो भी एक प्लास्टिक है. और ये प्लास्टिक ऐसा होगा ना जो कि बायोडिग्रेडेबल है.
ठीक है ना। तो आप कहीं भी यूज करते हैं उसके बाद अगर टूटता वूटता है ना तो डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है ना। तो वहां की मिट्टी विट्टी के लिए कहीं के लिए खतरनाक नहीं होता, और ना तो छोटे छोटे माइक्रोबीट्स या माइक्रो प्लास्टिक बनाकर किसी जीव के अंदर जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखना, बायोप्लास्टिक वगैरह आगे आने सालों के लिए। और सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक तो वैसे भी इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अच्छा हाँ, फिर मैं कह रहा हूँ जो 2024 का रूल आया देख लेना, आगे भविष्य में जो अपडेट्स होंगे उसमें और भी करा दिए जाएंगे जैसा जो आगे आएगा। लेकिन याद रखिएगा नए रूल्स के हिसाब से 2024 में कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स की ही, बायोडिकम्पोजेबल प्लास्टिक की ही बात हुई है 2024 में। तो चलिए दोस्त, आगे फिर बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो यहीं पर हम लोग रुकते हैं, ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। तो थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।